हाय फ्रेंड्स। सो फाइनली आज हम अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं छोटा सा आपको एक दो चीजें बता देती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने अपना जर्नल मीटिंग का चैप्टर खत्म किया है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका उस पर इंटरेस्ट भी बैठा होगा एंड इन केस कोई क्वेरीज वगैरह होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो अब हम फाइनली अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोलती हूँ, जर्नल मीटिंग प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कैन आई से आपके प्रोफेशनली करियर के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जर्नल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि ये आपका भी फेवरेट चैप्टर हो जाए, तभी आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और तभी आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपके बोर्ड में देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे टोटली समर्पित हैं। ठीक है। सो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, क्या क्या नंबर ऑफ चैप्टर्स वी विल गोइंग टू कवर इट एंड बेयर एक्ट में भी ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टोटल हैं जो हम अपनी इस क्लास में और आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना चैप्टर 11। बेयर एक्ट का चैप्टर 11 है, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज चैप्टर 11। उसके साथ के रूल्स है अपॉइंट जो है कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, हमारे बेयर एक्ट, हमारे इस कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शंस जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे रूल्स भी हैं। तो आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन किस चैप्टर में आ रहा है, उस चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। सो अब हमारा जो चैप्टर 11 है वो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के रूल्स। उसके बाद हम इसी में कंटिन्यू करके चैप्टर 12 पढ़ेंगे जो है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स, जो कि बेसिकली डील करता है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 11 हमारा डील करता है कि अगर आपको एक पर्सन को डायरेक्टर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट चीजें होती हैं, कौन डायरेक्टर बन सकता है, कैसे डायरेक्टर बनाया जाता है और इन केस आप कैसे डायरेक्टर को हटाया जाता है और इन केस आप डायरेक्टर्स के कुछ प्रोविजन कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसके कॉन्ट्रावेंशन के कुछ पेनल्टीज होती हैं, वो भी इस हम चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स। इसमें होगा कि अब एक चैप्टर में डायरेक्टर बन गया, डायरेक्टर बनने से लेकर डायरेक्टर हटाने तक सारे प्रोविजन हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि एक्चुअली में अब हमने डायरेक्टर बनाया है तो उसकी कौन कौन सी पार्ट्स है कंपनी में जो कि वो एंजॉय करेंगे। ये सब हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे जो कि है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स रूल्स। बच्चा चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, रूल्स है सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के, क्वालिफिकेशन नहीं है। आपके मॉड में आई गेस लिखा हुआ है बट वो मॉडिफाई हो चुका है तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ही होगा। देन मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पार्ट्स। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। दिस इज समथिंग, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल केएमपी का प्रोविजन समझ में आएगा क्या है। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो केएमपीज होते हैं, मैनेजर होते हैं, इन सब की सैलरी क्या होगी, इन सब का रेम्यूनरेशन कैसे होगा, इन सब की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि मैडम अपॉइंटमेंट तो हमने इसमें भी पढ़ा तो इसमें फिर से अपॉइंटमेंट क्यों बचा? मैंने वही बताया, इसमें एक केएमपी वर्ड भी इंट्रोड्यूस होगा। सो बेसिकली आपका चैप्टर 13 डील करेगा मोटा मोटा रेम्यूनरेशन पार्ट से, रेम्यूनरेशन ऑफ दीज डायरेक्टर्स, बट अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी से भी डील करेगा। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन है। ठीक है, ये तो बात होगी, पहले मैं जरा साफ करना, वो समझ में नहीं आने वाला। ये सारी बात हो गई बेयर एक्ट की। ठीक है,
अब हम लेके चलते हैं आपको आपके अपने मोड पर, ताकि जब आपको ट्रैक रखना हो कि हम कितना कवर कर रहे हैं, कहाँ से चीजें आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं, तो आपको पता हो। आईसीएसआई के कंपनी लॉ के मॉड में देयर इज चैप्टर 14, देयर इज चैप्टर 15, देयर इज चैप्टर 16, देयर इज चैप्टर 17। जरा पढ़ना। चैप्टर 14 है इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स का और चैप्टर 15 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये दोनों जो चैप्टर है ना बच्चा, ये चैप्टर डील करते हैं चैप्टर 11 से। सिर्फ एक चैप्टर 11 है जो कि इन दोनों की बात करता है। अभी जब प्रोविजंस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इस तरीके से ये सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, आपस में ही इंटरलिंक्ड रहेंगे, ठीक है। वो अभी बात की बातें, अभी पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। बोर्ड एंड इट्स पार्ट्स टोटल डील करता है चैप्टर 12 से। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी डील करता है इससे। देखा, इसके चैप्टर में कहीं पे केएमपी वर्ड नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आईसीएसआई मॉड वाले इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने यहाँ पर अलग से चैप्टर ही बना दिया, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी। इसमें डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन भी इन्वॉल्व होगी। सो मोटा मोटा फटाफट हम ये जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ये टोटल बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। आपके ऐसे ऐसे मॉड को भी मैं ध्यान में रखूंगी और मैं हर वो पॉसिबल कोशिश करूंगी जिससे आपको चीजें समझ में आए। आई होप आपको इसके रूल्स याद रहेंगे, ठीक है। इसको अब हम आगे पढ़ने के बाद, अब मैंने आपको बता दिया कि हमने ये सब पढ़ना है। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट आपको लेकर चलती हूँ हमारे एक्चुअल के सब्जेक्ट टॉपिक पर, जो कि है मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मैंने आपको पिछले 5 मिनट में ये बता दिया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे रिलेटिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर? मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहा, बट मुझे जैसे याद है मैंने आपको एक बार हायरार्की बताई थी ना, जब मैं स्टेक होल्डर वर्ड आपको समझा रही थी, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हायरार्की क्या होती है। सबसे ऊपर होते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के बाद होते हैं डायरेक्टर्स, उनके बाद होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें एम्प्लॉयज वगैरह भी कवर आउट होते हैं। याद आया आपको? मुझे तो याद है, और अगर किसी को याद नहीं आया ना तो मैं वेरी बैड, याद होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने आपको स्टेक होल्डर की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि हर एक कंपनी की एक हायरार्की होती है। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर एक्चुअली द ओनर्स, ये ओनर्स होते हैं कंपनी के। डायरेक्टर्स आर लाइक एम्प्लॉइज, क्योंकि ये मैनेजमेंट को चलाते हैं। और ये किसको चलाते हैं? ये बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स को देखते हैं। अब हम या आप जैसे लोग, ठीक है, क्या सोचते हैं डायरेक्टर्स कंपनी के बॉस होते हैं। नहीं बच्चा, एक्चुअली में ओनर शेयर होल्डर होता है जिसने उस कंपनी के शेयर्स परचेज करे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वही कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करेगा, वही कंपनी को पैसे नहीं देगा, तो कंपनी रन कहां से करेगी? सो प्राइमा फेसी देखने पे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स ओनर्स होते हैं, बट एक्चुअली में ये फैक्ट नहीं है। शेयर होल्डर्स एक्चुअली में डायरेक्टर्स होते, सॉरी, शेयर होल्डर एक्चुअली में ओनर्स होते हैं, ना कि डायरेक्टर्स। लेकिन स्टिल इंडिया में या इंडिया के बाहर भी जितनी भी कंपनीज होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही बहुत बड़ी चीज माना जाता है। इसीलिए शेयर होल्डर्स का चैप्टर जनरल मीटिंग और डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल प्ले कर जाते हैं, ठीक है। सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी पिछली क्लास में भी, इसलिए मैंने आपको दोबारा ये रिपीट किया है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में डायरेक्टर बला क्या है। कुछ सोच के बताओ, आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर कौन होता है? एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टर कौन होता है, उससे मैं उम्मीद करूंगी कि आपको चीजें जो हापुन में हम लोग सोच रहे हैं ना, नॉर्मल डायरेक्टर कौन होता है कौन नहीं, वो ही डायरेक्टर होता है। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 दो डेफिनेशंस दी गई हैं कि डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। एक बार हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। मतलब बहुत सिंपल सी, डायरेक्टर का मतलब हर वो बंदा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है। बिल्कुल सही।
अब डायरेक्टर बनने पर सींग तो लग नहीं जाते ना बनने के। डायरेक्टर बनने पर अगर मैं हूं, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है और मैं ही उस कंपनी के डायरेक्टर हूं, तो क्या मेरे पैर से सींग लग जाएंगे? नो, एक डेजिग्नेशन मिल जाती है कि यस यू आर द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सो वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक पर्सन है, उसको मुझे डायरेक्टर बनाना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर? डायरेक्टर मींस अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द कंपनी। डायरेक्टर का मतलब वो पर्सन जिसको हमने डायरेक्टर की डेजिग्नेशन दी दी है कंपनी में, और डायरेक्टर है। ऐसे एक पर्सन और आएगा, वो भी डायरेक्टर है। एक पर्सन और आएगा, वो भी डायरेक्टर है। एक पर्सन और आएगा, वो भी डायरेक्टर है। जब एक एक पर्सन डायरेक्टर डायरेक्टर आ रहे हैं तो एक एक करके डायरेक्टर हैं। लेकिन जब एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जैसे सपोज करो ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, अब मीटिंग में एक डायरेक्टर यहाँ बैठा है, 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 ठीक है, ये सारे एक मीटिंग कर रहे हैं। तो इस मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मतलब ये कंपनी के बोर्ड है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर को बोर्ड भी कहा जाता है। ये सब मीटिंग कर रहे हैं तो इसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं। और ये जब कलेक्टिव बैठे होते हैं, यही जो एक एक पर्सन को तो आप एक एक डायरेक्टर बोलते हो, लेकिन कलेक्टिवली इकट्ठा होकर सब डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। सिंगुलर प्लूरल वाली बात हो जाती है। कलेक्टिवली सबको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। एक बार यहाँ पे पढ़ लो जो मैंने समझाया। डायरेक्टर मींस अ पर्सन जिसको हमने डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एक बंदा डायरेक्टर है, नॉमिनल डायरेक्टर, इकट्ठा कर लो उसको तो वो कलेक्टिव बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कहे जा रहे हैं डायरेक्टर 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 डायरेक्टर, क्यों चाहिए डायरेक्टर? मतलब मैडम आपने भी बताया अगर मैं एक बंदे को डायरेक्टर बना दूंगी तो उसपे सींग तो लगेंगे नहीं, बिल्कुल, तो मैं चाहिए क्यों? मैं बोलूंगी चाहिए क्योंकि क्या मतलब होता है। अब आप बोलोगे कि मैडम अब एक कंपनी है, उसके शेयर सपोज करो 100 लोगों ने खरीदे हैं, तो 100 लोग मिलकर चला लेंगे ना कंपनी को, डायरेक्टर की जरूरत क्या है? फिर मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। 100 लोग हैं, चलो 100 भी चलो छोड़ो, मैं तो कहती हूँ मेरे पास 400 लोग हैं, 400 लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी एक है। आपको क्या लगता है? ये भी तो सुना होगा ना, जितने मुंह होते हैं उतनी चीजें अलग अलग होती हैं। यार अगर 400 के 400 लोग कंपनी पे धावा बोलेंगे, फिर तो लड़ाई लड़ाई होनी है, कंपनी तो चलनी नहीं है। सबने ये बोलना है मैंने कंपनी को ऐसे चलाना है, मैंने कंपनी को ऐसे चलाना है, मैंने कंपनी को वैसे चलाना है, मैंने कंपनी को ऐसे चलाना है। एक चीज को 400 लोग अपनी अपनी ओपिनियन देंगे और होगा कुछ भी नहीं। इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें ये बोला गया है, प्रोविजन में ये बोला गया है, हम इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। एक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है और उन्हीं 15 डायरेक्टर को आपस में मिलकर कंपनी चलानी है। 400 लोग कंपनी चलाए वो ज्यादा मुश्किल है कि 15 लोग कंपनी चलाए वो ज्यादा मुश्किल है? 400 लोग कंपनी चलाए वो ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात, कंपनी के जो मालिक हैं वो है शेयर होल्डर्स। अब उनका तो पत्ता मैंने काट दिया क्योंकि बहुत सारे, फिर तो हर एक कोई अपनी अपनी मनमानी करता रहेगा। एक तो इसीलिए डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। दूसरा, जो मेंबर्स होते हैं यार, किसी कंपनी के शेयर्स तो कोई भी खरीद सकता है ना। मैं खरीदूं, आई एम अ प्रोफेशनल, मुझे पता है कंपनी कैसे चलती है, ठीक है। आप खरीदो, यू आर अ प्रोफेशनल, आपको पता है कंपनी कैसे चलती है। सपोज करो अगर कोई वेंडर है, मतलब जो ठेले वेले वाला बैठता है, उसको भी मन किया डायरेक्ट शेयर्स खरीदने का, तो वो भी खरीद लेगा, मना ही नहीं है। लेकिन उसको पता तो नहीं है ना कि कंपनी कैसे चलती है। तो इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए कि प्रोफेशनल लोग कंपनी को ही चलाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, जिसमें हमेशा प्रोफेशनल लोग ही लिए जाते हैं ताकि कंपनी अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से चल सके। ठीक है, ऐसे ही आए गए किसी भी बंदे को डायरेक्टर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इसलिए भी बनाए जाते हैं, कंपनी अपने आप तो काम कर नहीं सकती। ये कंपनी क्या है, मैंने क्या बताया था, कंपनी एक बिल्डिंग नहीं है,
जिसपे बम गिरा है तो फट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी एक अपना लीगल एग्जिस्टेंस रखती है इन द आइज ऑफ लॉ, और उस कंपनी, और वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाने के लिए कंपनी किसी को ऑथराइज करती है कि आप मेरे बिहाफ पर कंपनी चलाओ। और वो ऑथराइज कौन होते हैं? डायरेक्टर्स ही ऑथराइज होते हैं। इसीलिए कंपनी अपने आप में नहीं चल सकती है, उसको चलाना जाता है, चलाना पड़ता है। उसको कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा रीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने का, जो कंपनी होती है वो अपने मैनेजमेंट से अलग होती है। याद है मैंने आपको सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस कराया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर 3 बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई है, सो लॉ की नजर में 3 बंदे नहीं है, 3+1 में किसको मैंने लिया था? कंपनी को। टोटल 4 बंदे हो गए लॉ की नजर में। तो वैसे ही जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो मेंबर्स नहीं चलाते हैं, मेंबर से अलग हटकर डायरेक्टर्स, जो मेंबर से अलग हटकर कोई चलाता है, और जो कोई चलाता है वो कोई कौन होता है? वो डायरेक्टर्स ही होता है। सो इसलिए डायरेक्टर्स की जरूरत हमें होती है। थर्ड पॉइंट, कंपनीज एक्ट 2013 में अपने आप ही ये चीज बोली हुई है कि कोई भी अगर कंपनी बनी है, प्राइवेट बनी है, पब्लिक बनी है, ओपीसी बनी है, कुछ भी बनी है, उसको हर हाल में अपने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो रखने ही पड़ते हैं। जब से मैंने कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट करी है, मैं हमेशा से बोल रही हूँ, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। तो बच्चा लोग, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी अगर आप डायरेक्टर ही नहीं रखोगे? सो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इट इज कंपल्सरी टू अपॉइंट डायरेक्टर्स इन द कंपनी। समझ में आया आपको इस चीज? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली में कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। अब मैंने आपको बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ता है, कंपनी को वो चलाते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर सपोज अब आप बोलो मैडम मेरे पास ना एक प्रपोजल आया कि मेरे को कंपनी के ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को बोल रहे हैं, तो बताओ क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाऊं? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाओगे, नो डाउट बन जाओ, बहुत बड़ी बात है। आपको चलता है भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हर डायरेक्टर को अलग अलग नाम दिया जाता है उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कोई होल टाइम डायरेक्टर होता है, कोई नॉर्मल डायरेक्टर होता है, कोई नॉमिनी डायरेक्टर होता है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो ये सारी बहुत कैटेगरी है डायरेक्टर्स की। सिर्फ आप एक बंदे को डायरेक्टर बना दो वो ही सफाइस नहीं होता है, उसकी कैटेगरीज भी होती हैं। मैं आपको बताऊंगी वो कैसी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्चुअली में मैं डायरेक्टर 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 बोली जा रही हूँ, उसकी औकात या उसकी डेजिग्नेशन या उसकी पोजीशन एक कंपनी में क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी कि बहुत अलग अलग तरीके की डेजिग्नेशंस होती हैं। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हायरार्की में ऊपर कौन आता है? शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंपनी के अफेयर्स को देखते हैं कि कंपनी अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। सो अगर मैं इस हायरार्की को देखूं तो क्या ये कहना गलत है कि शेयर होल्डर सुप्रीम अथॉरिटी है? आप बोलोगे मैडम गलत क्या है, ये तो दिख ही रहा है शेयर होल्डर सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता है क्योंकि वो कंपनी में पैसा लगाता है। मैं बोलूंगी वेरी गुड। उसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बच्चा एक बात याद रखना, शेयर होल्डर एक्चुअली में कंपनी के मालिक होते हैं, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है कि वो किस बंदे को डायरेक्टर बनाए, किस बंदे को डायरेक्टर ना बनाए, या किस बंदे को जो डायरेक्टर बना हुआ है उसको कंपनी से आउट करे। ऑब्वियसली खुद सोचो, अगर एक कंपनी का एक मालिक है, यार मालिक के हाथ में होता है ना कि वो अपने सर्वेंट्स को, मालिक के हाथ में होता है कि वो किसको सर्वेंट बनाएगा, मालिक के हाथ में होता है कि वो कब तक सर्वेंट नौकरी करेगा, मालिक के हाथ में होता है कि सर्वेंट कब तक कब जाएगा। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्वेंट का कोई वो सिमिलरिटी नहीं है, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन स्टिल ये मैं आपको आपके लिए लैंग्वेज अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सो जिसका कहने का मतलब ये है
शेयर होल्डर्स की दया भाव पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। शेयर होल्डर्स के दया भाव पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना ऑफिस एंजॉय करते हैं। शेयर होल्डर्स के दया भाव पर वो रिमूव होते हैं। सो शेयर होल्डर्स आर द सुप्रीम अथॉरिटी। पहला पॉइंट पढ़ लिया फटाफट, क्योंकि मैंने इतना बोल दिया तो इट्स बेटर कि मैं आपको एक बार बता दूं। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर आर आल्सो ऑथराइज्ड टू रिमूव डायरेक्टर्स। अब बोलोगे मैडम आपने कहा हमने माना, मैं बोलूंगी हाँ। आपने बोला भाई मैडम हम नहीं मानते, ये कहाँ लिखा है कि डायरेक्टर को शेयर होल्डर ऑथराइज करेगा? ये तो आप कह रहे हो ना। मैं बोलूंगी यार मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल मत मानना। अगर आपका टीचर या आपको कोई मतलब सुप्रीम बंदा, आपका बॉस कुछ भी कहे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये चीज लिखी कहाँ है। ये चीज आप हमेशा अपने प्रोफेशन में रखना कि अगर आपको वो बंदा कुछ कह रहा है तो उसको आंख बंद करके विश्वास नहीं करने का है, उसको ये देखना है कि ये चीज लिखी कहाँ है। अब आप बोलोगे कि मैडम ठीक है, आपसे पूछने चीज लिखी कहाँ है। जब मैं आपको सेक्शन 152 पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है और डायरेक्टर रिमूव कैसे होता है। सारा का सारा आपको सेक्शन 152 में मिलेगा। बहुत मेजर, बहुत अच्छा, बहुत इन डेप्थ प्रोविजन है सेक्शन 152। सो दिस इज समथिंग आई विल लेट यू नो। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करते हैं। ओवरऑल जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल और सुपरवाइज करते हैं। डायरेक्टर्स को तभी बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर वो पावर, हर वो चीज एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कंपनी कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के बिहाफ पर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करने आए हैं। तो हर वो काम जो कंपनी कर सकती है, हर वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली ये लिखा है कि शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे जो कि होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसका हिंदी में मतलब ये है अगर कोई एक आइटम अगर सपोज करो अपॉइंटमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी ने शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस करना है। मैंने आपको सेक्शन 12 पढ़ाया था, क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेंगे। वेरी गुड। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डील करता है शेयर होल्डर से, रिक्विजिट मेजॉरिटी डील करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है तो उसको सबसे पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ये रेजोल्यूशन पास करेगी। मतलब शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेंगे, उसके बाद वो जो पास करेंगे वो फाइनल पास नहीं होगा, वो आगे शेयर होल्डर्स के पास जाएगा उनकी अप्रूवल के लिए। जब शेयर होल्डर पास करेंगे तब माना जाएगा कि हाँ कंपनी इज रेडी टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए ही चाहिए और उसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। सो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, या अगर वो एक्सरसाइज करेंगे भी तो भी वो फाइनल, फुल एंड फाइनल नहीं माना जाएगा, जिसमें कि कंपनी को अपने जर्नल मीटिंग में कुछ पास करने की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया आपको ये बात? अगर एक रेजोल्यूशन जैसे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसमें लिखा है कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना है, तो वो पहले शेयर होल्डर्स पास करेंगे, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद शेयर होल्डर्स पास करेंगे, तभी वो माना जाएगा। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास करने पर वो काम नहीं चलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टर्स डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। शेयर होल्डर किन मामलों में इंटरफेयर कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स सिर्फ उन मामलों में इंटरफेयर करेंगे या सिर्फ उन रेजोल्यूशंस पे अपनी कंसेंट देंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफिकली डिफाइन है कि ये रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए, ये रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए। सपोज करो एक बैंक अकाउंट ओपनिंग का रेजोल्यूशन, कंपनी को एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अब
अब जैसे सपोज करो कंपनी को एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट ओपन करना है तो जो बैंक के पास गए तो बैंक बोलेगा कि भाई एक बोर्ड रेजोल्यूशन लाके दिखाओ जिसमें कि कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना है ना, तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन लाकर दिखाओ जिसमें कंपनी ने ये लिखा है कि कंपनी चाहती है कि वो एक बैंक अकाउंट ओपन करे। अब आप गए, आपने बोला यार कंपनी कहाँ से मैं बोर्ड रेजोल्यूशन लाके दिखाऊं, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि हर वो काम जो कंपनी करना चाहती है वो किसके थ्रू करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। तो इसीलिए अगर कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करना चाहती है तो रेजोल्यूशन कहाँ पास होगा, जनरल मीटिंग में। बच्चा अगर एक कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करना चाहती है तो वो रेजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कंपनी के पास है, ठीक है। कंपनी ने बैंक अकाउंट को ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब क्या वो रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में जाएगा? पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लेना, कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि अगर कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है अगर कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ आइटम्स पर, कुछ प्रोविजंस पर स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जनरल मीटिंग में जाएंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होंगे या स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होंगे, तो उसको आपको उस अकॉर्डिंग डील करना है। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो कंपनी एक्चुअली में एंटर करती है, कंपनी करती है, लेकिन उसके बारे में कंपनीज एक्ट में कहीं लिखा नहीं हुआ कि शेयर होल्डर्स के पास जाएगा या नहीं जाएगा। अगर कोई आइटम है जिसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि शेयर होल्डर्स के पास जाना है नहीं जाना है, तो इसका मतलब ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रेजोल्यूशन होता है जो किसी रिक्विजिट मेजॉरिटी से पास होता है वो सफिशिएंट होता है उस रेजोल्यूशन को वैलिड रेजोल्यूशन बोलने के लिए। इसका मतलब ये है अगर कोई आइटम जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं चाहिए उसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना अप्रूवल दे देते हैं तो वो ओके है, उनको शेयर होल्डर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रेजोल्यूशन है जैसे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, उसमें बोला गया है ये शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए ही चाहिए, तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट से वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं माना जाएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाकी जो नहीं समझ में आया वो मैं उम्मीद करती हूँ आगे थोड़ा आपको और इलैबोरेट करूं, ठीक है। तो इन एनी केस शेयर होल्डर्स डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन मामलों में इंटरफेयर कर सकते हैं जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 ने उनको पार्ट दी है। और डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है किसकी तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ। ओन करते हैं ड्यूटी शेयर होल्डर्स की तरफ क्या, कि वो कंपनी को बहुत अच्छे से, बहुत केयर के साथ, बहुत अच्छे स्किल के साथ, बिना किसी धोखेधड़ी धोखेबाजी के वो अपने फंक्शन को निभाएंगे और कंपनी में सारे काम करेंगे। अब अगर एक सर्वेंट अपने मालिक को धोखा देना शुरू कर दे तो गलत है ना। इसीलिए अब डायरेक्टर्स भी क्या है, दे आर एम्प्लॉइज। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी ड्यूटी होती है अपने मालिकों की तरफ, कौन मालिक, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की तरफ उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो सारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो बहुत अच्छे से केयर और डिलिजेंस के साथ करेंगे। एक छोटा पॉइंट और, मैंने बोला कंपनी जो जो एक्ट कंपनी करना चाहती है वो सारे के सारे डायरेक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। सपोज करो कंपनी ने एक लैंड परचेज करी है। अब जब कंपनी लैंड परचेज करी है तो एक एग्रीमेंट भी बनेगा। अब कंपनी खुद तो जाकर लैंड परचेज करने से रही, सपोज करो उसने लैंड परचेज करनी है कंपनी ने मिस्टर एक्स से, तो कंपनी, अब दो पार्टी कौन कौन हुई, एक तो कंपनी हुई, एक मिस्टर एक्स हुआ। सोच के बताओ, कंपनी के बिहाफ, अब कंपनी में लैंड परचेज करनी है, कंपनी खुद तो जाने से रही क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन जाएगा, शेयर होल्डर। वेरी गुड, कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर जाएंगे। जिसने शेयर होल्डर बोला होगा ना, मैं गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। देखो कंपनी के बिहाफ पे कौन जाएगा, डायरेक्टर जाएगा, शेयर होल्डर तो जाएगा नहीं।
तो कंपनी का क्या, डायरेक्टर जाएगा, डायरेक्टर गया, चलो भाई चलो, कंपनी ने एक लैंड परचेज करनी है, उसने एक छोटी सी बेवकूफी कर दी, या तो पता नहीं उसको पता था कि नहीं पता था, उसने एग्रीमेंट में अपना नाम लिख दिया। सपोज तो डायरेक्टर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, अब पता नहीं, डायरेक्टर का नाम क्या लिखना है, मिस्टर जय लिख दो, ठीक है। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और जो एग्रीमेंट बना, वो बना मिस्टर जेड एंड मिस्टर एक्स के बीच में। अब मेरे को ये बताओ, इस एग्रीमेंट के लिए जो लैंड परचेज करनी है और उस बेवकूफ ने पेमेंट करवा दी कंपनी के बैंक अकाउंट से, तो क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अगर कंपनी को एक एग्रीमेंट में एंटर करना है तो कंपनी के बिहाफ पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा कोई एक डायरेक्टर जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया है। लेकिन हर जगह इनवॉइस हो, एग्रीमेंट हो, कोई पर्ची हो, कहीं रिसीट हो, कहीं कुछ भी हो, नाम किसका आएगा? कंपनी का नाम आएगा, ना कि कंपनी के बिहाफ पे जो डायरेक्टर गया है उसका नाम आएगा। उस डायरेक्टर का भी नाम आ सकता है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना होगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। तो इसका मतलब ये है, अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटरटेन करने डायरेक्टर गया है, तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में नाम सिर्फ कंपनी का आएगा, और अगर गलती से डायरेक्टर ने अपना नाम लिख दिया है तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इसी में बोला था मैंने को, तो अगर कोई डायरेक्टर अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो उस केस में डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। पर्सनली लायबल कौन होगा? डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम पर चीजें करी है। अगर कंपनी के नाम पर कहीं होती तो कंपनी करती। वैसे ये बात है बहुत छोटी सी, लेकिन छोटी सी है, लेकिन ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जब मैं शुरुआत से लेकर अब तक कह रही हूँ कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग है, और यार जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी तब भी तो मानो ना कि कंपनी अलग है, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग है, तब भी आप सबको मिक्स किए जा रहे हो। सो थोड़ा सा इस चीज पे दिमाग में जरूर डालना कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पर्सन ने खुद पर्सनली एंटर कर दिया है तो उसके लिए पर्सनली खुद लायबल होगा, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। ये सारी चीजें तो बहुत हो गई। अब मैं आपको फटाफट पहले ये बता देती हूँ कि कंपनी में चलो फटाफट सुनो मेरी बात। मैंने बोला डायरेक्टर 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 डायरेक्टर, तब से सुन रहे हो, आधा घंटा हो गया डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर। बहुत तरीके के डायरेक्टर होते हैं, बहुत तरीके के, समझ रहे हो? मैं बताती हूँ। मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी बनाई, ठीक है, हम दोनों ने सारी फॉर्मेलिटीज करी। मैंने बताया ना इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं कंपनी को, आपको तो आता ही इनकॉर्पोरेट करना, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब सब्सक्राइबर भी हम दोनों ही थे क्योंकि हम दोनों मेंबर थे। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं चाह रही थी कि ना हम दोनों मेंबर तो हैं ही, तो अब एक प्राइवेट कंपनी हमने बनाई है, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर भी होने चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा करो ना, आपको और मेरे को डायरेक्टर बना देते हैं। फिर आपने क्वेश्चन पूछा, मैम ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों तो मेंबर हैं। मैंने बोला तो मैडम, तो हम दोनों डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं? ऐसा किसने कहा कि जो मेंबर है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल भी नहीं, जो मेंबर है वो डायरेक्टर बन सकता है। फिर आप बोलोगे कि मैडम फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि 400 के 400 लोग अगर कंपनी चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, वो नहीं चला सकते हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दोनों चीजें ऑल टुगेदर है, ऑल टुगेदर। जो 400 लोगों वाली बात मैंने बोली थी, मैंने ये नहीं बोला था कि मेंबर डायरेक्टर नहीं बन सकता, मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन 400 का 400 लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए एक लिमिट फिक्स करेगी कि 15 ही डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। और मैं तो अभी तो हूं ही हम दोनों दो। और दूसरी बात, ऐसा कहीं मना ही नहीं है कि अगर एक पर्सन मेंबर है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर एक पर्सन सारी क्वालिटीज होल्ड करता है जो कि कंपनीज एक्ट 2000 में लिखी है कि अगर एक पर्सन को डायरेक्टर बनना है तो उसके पास ये होना चाहिए, और मेरे पास वो सारी चीजें हैं और मैं मेंबर भी हूं, तो इस
बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मेंबर हूं या मेंबर नहीं हूं। अगर मैं सारी क्वालिफिकेशन या जितनी भी रिक्वायरमेंट है एक पर्सन को डायरेक्टर बनने की वो होल्ड करती हूँ तो मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ। कहीं मनाही नहीं है, आप भी डायरेक्टर बन सकते हो। तो जो अब डायरेक्टर बन गए, अब डायरेक्टर में क्या होता है, बहुत कैटेगरीज होती है। एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और एक होता है होल टाइम डायरेक्टर। ये दोनों पता क्या करते हैं, ये दोनों बहुत एक्टिवली कंपनी में काम करते हैं। एक्टिवली का मतलब होता है ये सबसे सुप्रीम होते हैं, शेयर होल्डर से सुप्रीम नहीं हो सकते हैं एनी केस, बट सबसे सुप्रीम मतलब सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे सुप्रीम कंपनी का करता धरते ये दो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल्ड टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब होता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर होते हैं इनको हम एक और भी कहते हैं, ये होते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। अब बोलोगे कि मैडम एक तरफ तो आप कह रहे हो डायरेक्टर करता धरता है, दूसरी तरफ आपने ये बोल दिया कि एम्प्लॉय है। हाँ बच्चा हाँ, जो डायरेक्टर होता है वो एम्प्लॉय ही होता है, इसीलिए तो मैं कह रही थी शेयर होल्डर सुप्रीम होते हैं सबसे। तो हमारे ना दिमाग में है कि डायरेक्टर ये डायरेक्टर वो, लॉ की लैंग्वेज में डायरेक्टर एक एम्प्लॉय ही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। पूरा टाइम अपना देते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल्ड टाइम डायरेक्टर, सुबह आते हैं रात को जाते हैं, जैसे एम्प्लॉय होते हैं। क्या करते हैं, कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक है। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर और होल्ड टाइम डायरेक्टर कौन होता है, जो कंपनी को जिसने चलाया होता है ना वो। रिलायंस में अगर आप मास्टर डाटा, मैंने आपको बताया था ना चैप्टर सेकंड में देखना कैसे होता है, वहां पे डायरेक्टर में देख लेना, जो धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी वगैरह ये सब है, ये होल्ड टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक ही होंगे। क्योंकि जो मेन जो बंदे होते हैं ना, जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को जो बनाते हैं, उनको ही ये दो डेजिग्नेशन दी जाती है। बाकी इनके नीचे होते हैं बहुत छोटे डायरेक्टर, उनको भी नाम दिया जाता है। जैसे एक डायरेक्टर होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वैसे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये भी होते हैं, लेकिन स्टिल अगर मान लो इन दोनों ने ही एक ऐसे पर्सन को एक डायरेक्टर बना दिया जो कंपनी के सारे अफेयर्स देखेगा इनके अलावा भी, तो वो भी एक अलग डायरेक्टर होता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है कि कंपनी के बोर्ड ने एक बंदे को डायरेक्टर तो बना दिया है, लेकिन वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं देखता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आप बोलोगे कि मैडम अगर एक बंदे को कंपनी के डेली अफेयर्स को देखना ही नहीं है तो फिर वो डायरेक्टर क्यों बना हुआ है? मैं बोलूंगी बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो सपोज करो आपकी मेरी कंपनी है, ठीक है। अब मेरा भाई है, वो अब्रॉड में रहता है, ठीक है। अब उसने मुझे बोला यार थोड़ा क्या करना है, थोड़ा कंपनी का डायरेक्टर डायरेक्टर बनने का ना मेरे दिल में आ रहा है। मैं बोलती हूँ अरे भाई तू किससे बात बोल रहा है, तू मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जा, मैं तेको बना देती हूँ डायरेक्टर। फिर उसने बोला यार देख मैं ना वहां पे अफेयर्स, डेली अफेयर्स देखने नहीं आ सकता हूँ, बस तब तू देख ले। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मैं डायरेक्टर बना देती हूँ, तू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बस बात ये है कि तेरे पे ठप्पा लग जाएगा कि यू आर डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी, बाकी तो अफेयर्स देखना देख, अफेयर्स देखने के लिए बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मैं हूँ, मेरा पार्टनर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हमने अपॉइंट करा हुआ है, बन जाएंगे। तो बोलेगा है बन सकते हैं, मैं बोलूंगी हाँ क्यों नहीं बन सकते। तो इस तरीके से वो भी कंपनी का डायरेक्टर बन गया जो कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो बताओ इस सिचुएशन में बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, जरूरी नहीं है हर डायरेक्टर को कंपनी अफेयर्स भी देखने होते हैं, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है। एक और डायरेक्टर होता है शैडो डायरेक्टर। शैडो का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो शैडो डायरेक्टर होते हैं वो बेसिकली होल्डिंग और सब्सी कंपनी में होते हैं। शैडो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब एक डायरेक्टर जैसे मैं हूँ, मेरी छाया होगी, वो शैडो का मतलब छाया ही होता है, मतलब मेरी छाया होगा वो डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। शैडो डायरेक्टर का मतलब होता है कि शैडो डायरेक्टर का मतलब होता है एक होल्डिंग कंपनी। मैंने आपको क्या बताया था, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब कहलाती है? पता नहीं आप में से कितनों को याद है, अगर याद नहीं है ना तो लिटरली बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज। होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी तब कहलाती है जब या तो वो उसके 51% शेयर्स होल्ड करती हो, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में जो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सारा का सारा होल्डिंग कंपनी का हो। यही बताया था ना मैंने,
इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कंपनी ने कुछ बंदे नॉमिनेट करे हैं जो कि सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो होल्डिंग कंपनी से कनेक्टेड है, और इसका मतलब ये हुआ सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं अगर उनके सामने कोई आइटम रखी हुई है जिनको उनको पास करना है तो वो होल्डिंग कंपनी से परमिशन लेंगे। ऑब्वियसली इन्होंने अपॉइंट किया है तो उससे परमिशन लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सब्सिडरी कंपनी में जितने भी डिसीजन जाएंगे कहीं ना कहीं उनमें होल्डिंग कंपनी की कंसेंट होगी, तभी वो डिसीजन पास होंगे। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी की कंसेंट होगी तो वो जो अपने डायरेक्टर उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उनको बोलेगा कि आप पास कर दो, फिर सब्सिडरी कंपनी में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये हुआ ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, डायरेक्टर टू दिख नहीं रहा ना, ये जो डायरेक्टर वन अपॉइंट किया है, डायरेक्टर टू अपॉइंट किया है, डायरेक्टर थ्री अपॉइंट किया है सब्सिडरी कंपनी में, कहीं ना कहीं ये एक्ट कर रहे हैं किसके कहने पर? होल्डिंग कंपनी के कहने पर। ऑब्वियसली ये एक्ट किसके कहने पर कर रहे हैं? होल्डिंग कंपनी के कहने पर। तो ऐसे डायरेक्टर को हम शैडो डायरेक्टर करते हैं। इसको एक लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं द वन हु इज अकस्टम टू एक्ट अकस्टम टू एक्ट मतलब उसको चाहते या ना चाहते हुए भी उसको वैसे ही एक्ट करना है जैसे कि ऊपर से अथॉरिटी बोल रही है। सो ये जो सब डायरेक्टर होते हैं ये सिर्फ नाम मात्र के लिए डायरेक्टर है। एक्चुअली में डिसीजन लेने की पावर होल्डिंग कंपनी से आ रही है। होल्डिंग कंपनी बोलेगी हाँ तो ये डायरेक्टर बोलेंगे हाँ, और तो रेजोल्यूशन सब्सिडी कंपनी में पास होगा हाँ। अगर होल्डिंग कंपनी बोलेगी ना तो ये डायरेक्टर बोलेंगे ना, और वो सब्सिडरी कंपनी में रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। सो दे आर नियरली एक्ट ऑन द विल ऑफ होल्डिंग कंपनी। समझ में है आपको सारी बातें? सो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि जो डायरेक्टर, और ऐसे डायरेक्टर को हम शैडो डायरेक्टर कहते हैं जिनकी अपनी कोई इच्छा या मर्जी नहीं होती है, वो सिर्फ एक्ट करते हैं जैसे जैसे होल्डिंग कंपनी बोलती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है शैडो डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने आपको समझा दिया, होल टाइम डायरेक्टर मैंने आपको समझा दिया, एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टर समझा दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव समझा दिया, शैडो डायरेक्टर समझा दिया। नॉमिनी डायरेक्टर भी बिल्कुल सेम है। मैं बताती हूँ, अगर एक कंपनी ने सपोज करो HDFC बैंक इससे लोन लिया है, सपोज करो 1000 करोड़ का। अब बैंक का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो लोन दे दे। भाई लोन दे दिया है, ये भी तो बैंक को देखना पड़ेगा ना कि कंपनी उस 1000 करोड़ के साथ क्या कर रही है। पता चले कंपनी उस 1000 करोड़ को लेके भाग जाए तो इनका तो पैसा गया, डूब गया। तो जब ऐसे बहुत बड़े 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 अमाउंट के लोन जब बैंक देती है ना अपनी किसी कंपनी को, तो बैंक बोलती है देखिए भाई साहब आपने 1000 करोड़ की एप्लीकेशन डाली है, मैं आपको 1200 करोड़ का लोन दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कंपनी बोलती है हाँ जी बताओ बताओ। बैंक बोलता है मैं आपको लोन सिर्फ तब दूंगा जब आप मेरे किसी बंदे को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाओगे। कंपनी सोचती है क्यों बनाएंगे भैया, मतलब क्यों बनाएंगे, कोई वजह है, कुछ है, आप मेरे कौन लगते हो बैंक में, लोन बैंक की तो लोन ही तो दे रहे हो मुझे। फिर HDFC बैंक ने समझाया देखिए हमें भी थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आप 1000 करोड़ लेके कल को भाग जाओ या आप कंपनी का भट्टा बिठा दो तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे को वापस पैसा कौन देगा। तो मेरा एक बंदा आपके पास बैठा होगा जो कि देख रहा होगा कि कंपनी सही तरीके से फंक्शन कर रही है, कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है भागने का, कंपनी को कोई इंटेंशन नहीं है फ्रॉड करने का, तो एक बंदा तो मेरे को देखना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको इतना बड़ा लोन दे सकती हूँ। ऐसे मैं आपको लोन कैसे दे दूं। तो इसीलिए जब कोई बैंक कंपनी में कोई लोन देखती है या कोई बैंक कंपनी में एक बंदा बिठाती है, उसको नॉमिनी डायरेक्टर कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि मैडम अच्छा, मैडम मैं समझ गया, मतलब अगर बैंक ने कोई लोन दिया है और बैंक बिठा रही है तो नॉमिनी डायरेक्टर है। अच्छा ये आप समझे हो। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाती हूँ मैं।
कंपनी ने लोन लिया गवर्नमेंट से, चलो छोड़ो, एक कंपनी है, उसकी 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है। पहले तो मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, ऐसी कंपनीज को क्या कंपनीज कहा जाता है? आप में से किसी एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, मैडम मेरे को पता है क्या? क्या मैडम, आपने बताया था कि अगर एक कई कंपनी है जिसका 51% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। मैं बोलूंगी क्लैप फॉर दैट बॉय या दैट गर्ल्स ने बोला कि अगर एक कंपनी में 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसका मतलब ये है एक कंपनी की शेयर कैपिटल एक गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 51%, तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है या जिसने 51% शेयर कैपिटल लगाई होती है, भाई डाउट तो गवर्नमेंट को भी होगा ना, मैंने 51 करोड़ लगा दिया, अब मेरे को गवर्नमेंट को क्या पता कि ये लोग एक्चुअली में भी कंपनी को रन करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर 51 करोड़ रुपए लेके भाग जाएंगे, तो गवर्नमेंट का तो पैसा डूब गया ना। तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट होती है वो अपना एक बंदा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कराती है। उस बंदे को क्या कहा जाता है? नॉमिनी डायरेक्टर। तो बच्चा जिसने ये बोला है ना कि अगर बैंक ही सिर्फ अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करके उसको नॉमिनी डायरेक्टर करते हैं, मैं ना उसको मारूंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक करता है। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है अगर किसी पर्सन का, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो एक ढंग का पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, अगर उसका कोई बहुत ज्यादा स्टेक एक कंपनी में है, तो वो उस स्टेक को देखने के लिए अगर कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन किसी को अगर अपॉइंट करता है, तो उसको हम नॉमिनी डायरेक्टर करते हैं, क्योंकि वो नॉमिनी है। किसका नॉमिनी है? उस बंदे का जिसने उसको अपॉइंट किया है। तो एक नॉमिनी डायरेक्टर वो सारे काम करेगा जिससे कि जिसने उसको अपॉइंट किया है उसके इंटरेस्ट को या उसके स्टेक को बचाया जा सके। ठीक है, तो नॉमिनी डायरेक्टर हर वो काम देखेगा जिससे कि बैंक सेफ रहे, नॉमिनी डायरेक्टर हर वो काम देखेगा जिससे गवर्नमेंट सेफ रहे, या नॉमिनी डायरेक्टर हर वो काम देखेगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। ठीक है, अब बच गया नॉमिनी डायरेक्टर, शेड हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, होल टाइम इंडिपेंडेंट। बच्चा आपका सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149, हाँ, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में आपको पूरी डेफिनेशन दी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। पहले तो मुझे ये, तो इन एनी केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है क्या नहीं, मोटा मोटा यहाँ बता देती हूँ, बट इन डिटेल में आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। दिमाग से सोच के बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब आपका निकल, आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट है। सपोज करो मैं आज जॉब करती हूँ, सो आई एम इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमेन, मतलब मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, यही मतलब होता है इंडिपेंडेंट का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये होता है, ये वो डायरेक्टर होता है जो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता। शैडो डायरेक्टर किसी के दबाव में काम करता है, नॉमिनी डायरेक्टर किसी और के बिहाफ पर काम करता है, एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर तो एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो फ्रीडम ऑफ थॉट है वो नहीं होती है। एक इंडिपेंडेंट ही ऐसा डायरेक्टर है जो कि एक्चुअली में ये देखता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है उसको कंपनी में पिक्यूलरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिक्यूलरी का मतलब होता है मॉनेटरी टर्म्स में उसको कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में बैठा हुआ है सिर्फ ये देखने के लिए कि कंपनी अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, कंपनी अपना काम उतने अच्छे से कर रही है जिससे कि शेयर होल्डर्स को फायदा हो। सो मैं ये कह सकती हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर होता है हर डायरेक्टर का, जिससे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर भी डरते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं कुछ गलत ना बोल दे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन काम ये होता है कि वो कंपनी के अफेयर्स देखता है कि ऐसे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, जिससे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ में। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, कैसे बनता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 149 में ही है। अभी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके लिए इतना ही जानना बहुत था। सो अब मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया, डायरेक्टर ये, डायरेक्टर वो, डायरेक्टर इतने तरीके के होते हैं, डायरेक्टर ऐसे होते हैं, डायरेक्टर वैसे होते हैं, खत्म। अब हम फाइनली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था सबसे पहले कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या था? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके रूल्स थे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के। चैप्टर 11 था। जो चैप्टर 11 है बेयर एक्ट में, जो कि आपके आईसीआईसीआई बॉन्ड में चैप्टर 14 है, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों एक ही हैं। इनमें कौन कौन से हम प्रोविजन कवर करेंगे? सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 172 तक के सारे प्रोविजन चैप्टर 11 में आते हैं। सेक्शन 149 एंड सेक्शन 152 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सेक्शन है। पहले बता देती हूँ सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, सेक्शन 149 के टोटल 11 सब सेक्शन है, जिसमें से मैं यहाँ पे अभी कुछ कवर करूंगी, कुछ कवर बाद में करूंगी। क्यों? बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा तो आगे बढ़ो। मैंने वो क्या बताया था कि कभी भी कुछ भी लिखा होता है तो मानना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे ही कहा सुनी बातों पे नहीं मानना चाहिए। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है कि इस कंपनी में ये तो होना ही चाहिए, तो आपको सबसे पहले पूछना चाहिए कहाँ लिखा है ना? बताया था ना मैंने आपको। अब जैसे मैं आपको, जब से मैंने कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट करी है, मैं आपको हमेशा ही बोल रही हूँ, एक पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर होने चाहिए। ये सुन के आप पक चुके हो, है ना? कहाँ लिखा है? मतलब मैंने बोला और आपने माना, क्यों माना? कहीं ना कहीं तो लिखा होना चाहिए ना बच्चा। ये लिखा है सेक्शन 149 में। सेक्शन 149 में साफ साफ लिखा है कि एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ एक इंडिविजुअल ही हो सकता है। यहाँ पे पर्सन क्यों नहीं लिखा कि यहाँ पे सिर्फ पर्सन हो सकता है? क्योंकि बच्चा पर्सन 2 तरीके के होते हैं। पर्सन एक आर्टिफिशियल होता है पर्सन, और एक कौन होता है? एक नेचुरल पर्सन होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है वो हमेशा एक बंदा ही होता है, एक नेचुरल पर्सन ही होता है। तो इसीलिए सेक्शन 149 में साफ साफ लिखा है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने मर्जी डायरेक्टर हो, वो सारे के सारे इंडिविजुअल ही होने चाहिए। इसका मतलब ये है, एक कंपनी चाहे तो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है? मैं रिपीट कर देती हूँ, एक कंपनी चाहकर भी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सेक्शन 149 में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होने चाहिए। तो यहां तो पता कटा, एक कंपनी है वो किसी XYZ दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती, लेकिन क्या ये कंपनी इस कंपनी का मेंबर बन सकती है? अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए। एक छोटी सी बात और बोलते हो, सब समझ में आ जाएगा। क्या एबीसी कंपनी XYZ के 51% शेयर्स होल्ड कर सकती है? अब आपके दिमाग में एकदम से अगरबत्ती के ट्यूबलाइट जली। आपने बोला एबीसी कंपनी एक दूसरी कंपनी के 51% शेयर्स होल्ड कर सकती है। मैडम इसका तो मतलब ये हुआ ये कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, ये कंपनी सब्सिडी कंपनी हो जाएगी। मैंने कहा तो मैडम आपके क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया ना। एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है, कोई मनाही नहीं है। 51% करे, एक शेयर करे, 1% कम शेयर करे, 10% करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती है। समझ में आई आपको बात? अब हाँ, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 149 तो कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा एक इंडिविजुअल्स ही होनी चाहिए। उसके बाद 149 में ये भी बोला हुआ है कि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। वो तो आप बोलोगे कि मैडम ओहो, तो यहाँ से आई है ये सारी बातें जो आप स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हो। हाँ बच्चा, एक्ट में, लॉ में कहीं भी कुछ भी दिल से नहीं आता है, सब कुछ बेहद से ही आता है।
और वो बेयर एक्ट में दिया है, बेयर एक्ट में ही बोला हुआ है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 ही हो सकते हैं, 15 से ऊपर नहीं हो सकते हैं। मतलब ये तो मिनिमम है, अगर किसी कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर है तो मैक्स टू मैक्स 15 तक जा सकते हैं। आप बोलोगे कि मैडम पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, बट मैडम हमें तो जहां तक याद है आपने बोला था कि पब्लिक कंपनी में इन्फिनिटी, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, उतने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। मैं बोलूंगी बच्चा, मैंने ये बोला था कि पब्लिक कंपनी में मेंबर्स होने चाहिए कम से कम 7, और वो इंफिनिटी तक जा सकते हैं। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत तक मतलब लिमिटलेस। ये 100 भी हो सकते हैं, ये 200 भी हो सकते हैं, ये लाख भी हो सकते हैं, ये 2 करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स तो बच्चा लिमिटेड रखोगे ना, डायरेक्टर्स तो 3 से लेकर 15 तक भी हो सकते हैं। ये 8 मत समझ लेना, ये साइंस में नहीं ऐसे हम अल्फा बनाते थे इन्फिनिटी, ये वो वाला इन्फिनिटी आर्ट नहीं है, ठीक है। सो जो आप जिससे कंफ्यूज कर रहे हो वो मेंबर्स हैं, और जो मैं बात कर रही हूँ वो डायरेक्टर्स हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले शेयर होल्डर्स का चैप्टर पढ़ाया था, ताकि आपको ये सारी कंफ्यूजन ना हो। ये एक्चुअली में कंफ्यूजन नहीं है, आपने पढ़ा है तो आपको थोड़े क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, जो कि गुड, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको सेक्शन 8 कंपनी बढ़ाई थी उसमें ये लिखा गया है, एक नोटिफिकेशन आई थी 5 जून 2015 में, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे एडवांटेज दिए गए थे, जिसमें एक से एडवांटेज ये भी था कि सेक्शन 8 कंपनी में 15 डायरेक्टर कोई लिमिट नहीं है। अगर सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी डायरेक्टर्स रख सकती है, लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। इसका मतलब ये है कंपनी चाहे तो 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा भी डायरेक्टर्स, हाँ ये जो 15 डायरेक्टर वाली लिमिटेशन है वो सेक्शन 8 कंपनी का एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब सेक्शन 8 कंपनी कितनी भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रख सकती है। हाँ मैडम एक पब्लिक कंपनी है, अब वो चाहती है उसके 15 डायरेक्टर आज हैं, कल को कोई ना उसका रिश्तेदार आ गया, वो चाहती है उसको डायरेक्टर बनाना। मैंने बोला तो, आपने बोला मैडम हम नहीं बना सकते ना। मैंने बोला क्यों नहीं बना सकते, फिर आपने बोला मैडम सबसे पहले तो वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैडम अगर वो सेक्शन 8 कंपनी होती तो 15 डायरेक्टर वाले तो उनमें कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो कोई पंगा ही नहीं आता। मैंने कहा ओके तो आपको प्रॉब्लम क्या है, तो आपने बोला मैडम प्रॉब्लम ये है कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है, वो सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं है, लेकिन उसके डायरेक्टर भी 15 हो चुके हैं, अब उसको एक और डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करे। मैं बोलूंगी बस इतनी सी बात है। अगर एक नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी मतलब जो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, वो चाहे तो 15 डायरेक्टर से ज्यादा एक डायरेक्टर, वो चाहे तो 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी डायरेक्टर रख सकती है, लेकिन उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपने मेंबर्स के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं डायरेक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, मैक्सिमम होते हैं 15। एक हो गई सेक्शन 8 कंपनी, एक हो गई अदर देन सेक्शन 8। अब अदर देन सेक्शन 8 में कौन कौन सी आएंगी बच्चा, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारी आएंगी। सो जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो मैक्स टू मैक्स 15 डायरेक्टर्स हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चाहे तो 16 डायरेक्टर भी रख सकती है, वो चाहे तो 17 डायरेक्टर भी रख सकती है, वो चाहे तो 18 डायरेक्टर भी रख सकती है, उसको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब ये सारी जो कंपनी है उनको एक डायरेक्टर और रखना है, एक डायरेक्टर और रखना है, कैसे रखेगी, नॉर्मल सी बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा दे। वहीं पर सेक्शन 8 कंपनी को एक डायरेक्टर और रखना है तो रख सकती है, कुछ भी पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रख सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर की लिमिट तो इस पे एप्लीकेबल है ही नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 15 डायरेक्टर की जो लिमिट है वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी सब कंपनियों को अगर 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी रखनी है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
ठीक है। अब आपके सेक्शन 149 में ही एक कॉन्सेप्ट और आया था। कौन सा? वुमेन डायरेक्टर का। बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है ये, मैं बता देती हूँ वुमेन डायरेक्टर में क्या है। सेक्शन 149 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि देखिए हमने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं, जैसे कि लिस्टेड कंपनी हो गई और दूसरा पब्लिक कंपनी हो गई। पब्लिक कंपनी वो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो उसको तो एक तरीके से तीन कंपनी होगी ना, एक तो लिस्टेड कंपनी होगी, एक पब्लिक कंपनी होगी जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, और एक और पब्लिक कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। 149 कहता है इन तीन कंपनियों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। आपको पता है जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, सबसे ज्यादा तहलका इस प्रोविजन ने मचाया था, वन वुमेन डायरेक्टर। अब पूछो क्यों? इंडिया में जो मेंटालिटी है वो मेल डोमिनेटिंग मेंटालिटी है हर जगह। आप जितनी पुरानी कंपनियां उठा के देख लोगे, किसी भी मार्केट खोल के देख लेना, हर कंपनी में सारे के सारे डायरेक्टर कौन थे? सारे मेल थे। वुमेन डायरेक्टर तो अब इंट्रोड्यूस हुई है जो होंगी, क्योंकि औरतों को उनको उतना हक नहीं मिल पाता था। सो इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने फॉर द बेनिफिट ऑफ फीमेल्स उन्होंने ये प्रोविजन डाला कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें मेल डोमिनेटिंग फैक्टर को कम करने के लिए हर कंपनी को कम से कम एक वुमेन तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखनी चाहिए। तो आप उठा कर देख लेना किसी की भी एनुअल रिपोर्ट, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उसमें कम से कम एक औरत तो आपको जरूर मिलेगी, एंड विच इज वेरी गुड। सो 148 ये सब क्यों हुआ? ऑल थैंक्स टू सेक्शन 149। 149 ने तीन कैटेगरी डिफाइन करी है, जिसमें से कि अब ये 149 ने डिफाइन नहीं करे, 149 में तो नॉर्मल लिखा हुआ है क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल हैव वन वुमेन डायरेक्टर। अब ये प्रिस्क्राइब कहां करी है? मैंने को क्या बताया था जब मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 अपना इंट्रोडक्शन था, मैंने बोला था कि कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे अच्छा और सबसे मेन चेंज क्या आया है कि आपको प्रोविजंस के साथ साथ रूल्स भी दे दिए गए हैं। तो कहीं पर भी एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा होगा तो प्रिस्क्राइब कहाँ पर होंगे? वो रूल्स में होंगे। अब मैं सेक्शन 149 पढ़ रही हूँ। सेक्शन 149 आता है चैप्टर 11 में, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में। अब सेक्शन 149 में लिखा है क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहां पे होंगे? आपने बोला मैडम रूल्स में होंगे। रूल्स का नाम बताना। अब बोलोगी मैडम रूल्स का नाम, मैं बोलूंगी मैं थप्पड़ मारूंगी। जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया मैंने आपको तभी बोला था कि चैप्टर 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूल्स है कौन से हैं वो? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। तो जहां पर भी एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा है तो प्रिस्क्राइब कहां पर किए होंगे? रूल्स में। रूल्स में जब आप जाते हो तो रूल्स में तीन तरीके की कंपनीज को प्रिस्क्राइब किया है जिनको हर हाल में वुमेन डायरेक्टर अपने आप में रखना पड़ता है। सबसे पहले एक लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ता है, और पब्लिक कंपनी में भी दो तरीके की कंपनी, या तो एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, या एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ है। अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया किसी भी पब्लिक कंपनी में फुलफिल हो जाता है तो उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। आपने बोला मैडम ऐसा है ना, मेरी कंपनी है। मैंने बोला अच्छा। मैडम वो ना पब्लिक कंपनी है। मैंने बोला अच्छा। मैडम उस पब्लिक कंपनी का ना पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है। मैंने कहा अच्छा। मैडम उसकी टर्नओवर ना 20 करोड़ है। अब आप मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना वुमेन डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। मैंने बोला किसने आपको पढ़ाया है? हद हो गई। जब मैं कह रही हूँ अगर एक पब्लिक कंपनी है या तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी या इस कैटेगरी में फॉल करेगी, बच्चे यहाँ पे और है या ये। अगर आप किसी एक भी सिचुएशन में फंसते हो तो आपको हर आदमी वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। तो आपने जो केस बताया है जिसमें अभी पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है और टर्नओवर चलो मानो 20 करोड़ है, फिर भी आपको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस क्लियर कर देती हूँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इस जगह पे फंस रहे हो। हर वो पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, उसको हर हाल में क्या हाल में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। या हर वो कंपनी की टर्नओवर 300 करोड़ है तो उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब आपका
धांसू सा क्वेश्चन, मैडम हमने ना वुमेन डायरेक्टर रखा है। अच्छा मैडम क्या हुआ ना, जैसे हमने वुमेन डायरेक्टर रखा वो थोड़ी ना कंफर्टेबल फील नहीं करी उसने हम सबके साथ, तो वो छोड़ के भाग गई। मैंने कहा अच्छा, तो मैडम देखो आपने बताया था कि इनको एक वुमेन डायरेक्टर रखना है, हमने वुमेन डायरेक्टर रखा भी, अब इसमें हमारी क्या गलती कि वुमेन डायरेक्टर भाग कर चली गई, वुमेन डायरेक्टर ने कंटिन्यू नहीं किया, हमने तो रखा था ना भी मैडम, हमारी तरफ से कंप्लायंस पूरा हुआ। मैं बोलूंगी इधर आओ, लॉ में ये साफ साफ लिखा है, अगर आपने एक वुमेन डायरेक्टर रखा हुआ था या रखा हुआ है और वो वुमेन डायरेक्टर चली जाती है या वुमेन डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाता है या इन शॉर्ट वुमेन डायरेक्टर जो रखा हुआ था वो चली जाती है, तो वैकेंसी हो गई, एक वुमेन डायरेक्टर और आ सकती है। वो वैकेंसी आपको हर हाल में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या जब वो छोड़ के गई वहां से 3 महीने के अंदर अंदर दोनों इवेंट में से जो इवेंट सबसे पहले होगा उसमें आपको ये वैकेंसी फिल आउट करनी है। आपने बोला मैडम यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ओके ठीक है समझो, रुको। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ है। इसने एक वुमेन डायरेक्टर रखी मिसेस डब्ल्यू, ठीक है। मिसेस डब्ल्यू चली 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 चली, मिसेस डब्ल्यू हमने अपॉइंट किया था जनवरी 16 में, फेब 16 में मिसेस डब्ल्यू ने रिजाइन कर दिया। कौन सी फेब 16 में? सेकेंड फेब रिजाइन कर दिया, ठीक है मैडम। अब देखो रिजाइन कर दिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलूंगी नहीं, गिनो जब इसने रिजाइन किया वहां से 3 महीने कितने हुए, 1 2 3, फेब में रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब वहां से 3 महीने मतलब फेब का मतलब महीना पूरा, 2 फेब को रिजाइन किया है ना, मार्च का महीना पूरा, अप्रैल का महीना पूरा, या तो ये 3 महीने या फिर अब आप ये बताओ आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी है। मैं बोलूंगी मैडम एबीसी लिमिटेड ने ना अभी एक बोर्ड मीटिंग करी थी जनवरी में। मैंने बोला अच्छा मैडम अब इसकी ना जो बोर्ड मीटिंग होनी है वो होनी है इसकी मार्च में। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला ऐसा है ना, या तो इसके 3 महीने या जब कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी है, इन दोनों में से जो भी सबसे बाद में होना है उसमें आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। इसका मतलब ये है अगर मिसेस डब्ल्यू छोड़कर गई है, बोर्ड मीटिंग है मार्च में, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने में तो अप्रैल भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, और दोनों में से लेट कौन है, अप्रैल का महीना लेट आ रहा है ना 3 महीने वाला टाइम, तो इसका मतलब ये है हर हाल में मिसेस डब्ल्यू चाहे तो आप मार्च वाली बोर्ड मीटिंग में ना अपॉइंट करो, लेकिन आपको अप्रैल से पहले पहले तो अपॉइंट करना ही करना है। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस लेते हैं, आपकी बोर्ड मीटिंग है मई में, अब दोबारा से देखो, या तो आपकी जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वहां पर, या जब से वो रिजाइन करके गई है वहां के 3 महीने में, विच एवर इज लेटर, लेटर क्या है फेब मार्च अप्रैल 3 महीने तो गए, मई लेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ अब जब आपकी मई में जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपको हर हाल में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है। तो समझ में आया कि वुमेन डायरेक्टर को कब अपॉइंट करना है, या तो उसके रेजिग्नेशन के 3 महीने के अंदर अंदर, या जो आपकी कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, इन एनी केस उसमें से भी जो लेटर होगा बाद में होगा आपको उसमें वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही करना है। ये देखो लिखा हुआ है ना, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या जब से वैकेंसी है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि 3 महीने के अंदर आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, नहीं, 3 महीने तो देखो देखो साथ में आपको और क्या देखना है कि आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है।
तो अगर आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 महीने के बाद है तो वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग लास्ट होगी, आपको वहां पर अपॉइंट करना है उसके बाद, या आपको उसके 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना है। लेकिन ऐसा बच्चे कतई नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वुमन डायरेक्टर को आपने एक बार अपॉइंट किया है और वो छोड़ के जा चुकी है, वैकेंसी जा चुकी है, तो आप उसको अपॉइंट ही नहीं करो। नो, 3 महीने का आपको टाइम लिमिट उसको देना ही पड़ता है। 3 महीने या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो भी सबसे बाद में होगा उसमें आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है। मैंने बोला सेक्शन 149 ने एक तो आपको वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, एक सेक्शन 149 ने तहलका और मचाया। क्या? सेक्शन 149 ये बोलता है कि हर कंपनी को, अब जो मैंने वुमेन डायरेक्टर था वो तो कुछ स्पेसिफिकली कंपनीज पे एप्लीकेबल था ना, कि लिस्टेड कंपनी पे और पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 100 करोड़ से ज्यादा थी या टर्नओवर 300 ज्यादा थी उन पे ज्यादा। 149 ने एक बात और बोली कि चाहे कंपनी प्राइवेट हो, चाहे कंपनी पब्लिक हो, चाहे कंपनी 1% कंपनी हो, हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर जरूर होगा। अब आप बोलेंगे मैडम रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है अगर एक कंपनी इंडिया में है तो इसका मतलब ये होता है कि हर उस कंपनी को किसी एक ऐसे बंदे को अपना डायरेक्टर जरूर बनाना होगा जो कि पिछले साल, पिछले जो कैलेंडर ईयर अभी गया होगा उसमें 182 दिन से ज्यादा वो इंडिया में स्टे करा हो। रेजिडेंट डायरेक्टर, नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर, आप जब टैक्स का चैप्टर पढ़ोगे तब भी उसमें आप पढ़ोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब कहलाया जाता है? वो सिर्फ तभी कहलाया जाता है जब वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो। तो सिंपल सी बात है, जो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है वही एक रेजिडेंट डायरेक्टर होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हर कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। आप बोलोगे कि मैडम जरूरत क्या थी इस पोजीशन की? पता है क्या होता था? कंपनीज ना अपनी कंपनी बना लेते, लोग अपनी कंपनीज बना लेते थे और उसमें ऐसे ऐसे डायरेक्टर रखते थे जिनको कंपनी का ना अता होता था ना पता होता था। कंपनी बना ली इंडिया में, डायरेक्टर है सारे फॉरेनर। अबे यार, डायरेक्टर का मेन काम क्या होता है? कंपनी के अफेयर्स देखना। जब वो अब्रॉड में बैठे हुए हैं और वो कंपनी के डायरेक्टर किसी को रख ही नहीं रहे हैं तो कंपनी चलाएगा कौन? तो एक कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो बनाना जरूरी है ना। तो इसीलिए बोला, तो इसीलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हर कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर बनाना रखना बहुत जरूरी है ताकि वो कंपनी ढंग से अपने अफेयर्स चला पाए। तो एक रेजिडेंट डायरेक्टर की जरूरी बहुत है, ठीक है। 149 ने एक और प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। ऑल्दो ये जो प्रोविजन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ऑलरेडी भी था, लेकिन स्टिल मतलब उतने लिस्टिंग एग्रीमेंट में था, एक्ट में सच नहीं था। मैं बताती हूँ 149 ने एक प्रोविजन और इंट्रोड्यूस किया। एक और प्रोविजन का मतलब होता है पहले भी उसने कुछ प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से किए थे? 149 में सबसे मेजर प्रोविजन कौन सा था? वुमेन डायरेक्टर का। उसके बाद कौन सा था? रेजिडेंट डायरेक्टर का। उसके बाद एक प्रोविजन आया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। 149 सेक्शन ये बोलता है आपकी कंपनी में चाहे जितने मर्जी डायरेक्टर हैं, अगर आपकी कंपनीज कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो कि एक्ट में डिफाइन है, तो ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज को अपने टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही रखना है। अब एक बात बताओ, वुमेन डायरेक्टर के लिए भी उन्होंने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज बताई थी कि लिस्टेड कंपनी या एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, या एक ऐसी पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, उसको वुमेन डायरेक्टर रखना है। वैसे ही सेक्शन 149 ने अपने रूल्स में कुछ क्लास ऑफ कंपनीज बताई हैं जिसमें ये है कि उन क्लास ऑफ कंपनीज को अपने टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 1/3 उसको कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं 149 नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, बट हाँ हाल फिलहाल के इतना समझ लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर होते हैं। सोच के बताओ, अगर एक्ट कहता है कि कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, इसका मतलब ये है एक्ट ये चाहता है कि उन कंपनीज में बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सुपरविजन हो।
ऑब्वियसली तभी किसी कोई एक्ट बोल रहा है कि आपको हर हाल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही रखना है। और वो भी 1/3। 1/3 का मतलब हुआ अगर टोटल 12 डायरेक्टर हैं, ये हुआ ना, अगर टोटल 12 डायरेक्टर हैं तो उसका 1/3 कितना हुआ, 4। 12 डायरेक्टर में से कम 4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अरे यार, एक नॉर्मल कंपनी में अगर एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना, कंपनी की हालत खस्ता हो जाती है। यहाँ तो तुम एक ही कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखवाने को बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये है, अगर एक्ट ने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज डिफाइन करी है जिसमें 1/3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो वो क्लास ऑफ कंपनीज बहुत मोटे माल वाली होंगी। मोटे माल वाली मतलब वो एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होंगी जिनमें नॉर्मल पब्लिक का स्टेक बहुत ज्यादा होगा। कोई एक एग्जांपल जिसमें नॉर्मल मेंबर्स का स्टेक बहुत ज्यादा होता है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में पैसा किसका लगा होता है, आपका। लिस्टेड कंपनी में नॉर्मल पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो इसलिए उसमें धोखाधड़ी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। इसीलिए लिस्टेड कंपनी को तो 1/3 जितने भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसका 1/3 उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना ही लेना पड़ता है। और साथ में कुछ क्लास ऑफ कंपनीज उसके रूल्स में डिफाइन करेंगे। रूल्स कौन से रूल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स पे रूल्स, वेरी गुड। उसमें भी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज डिफाइन करी हैं जो कि ये कहती हैं कि हर वो पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या हर वो पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या हर वो पब्लिक कंपनी जिसने लोन भी 50 करोड़ या उससे ज्यादा लिया हुआ है, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 तो रखने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा क्रक्स निकालूं, पहले सुनो, क्रक्स तो बात की बात है। मैंने बोला टोटल 12 डायरेक्टर है, 12 का 1/3 हुआ 4। 13 डायरेक्टर है, उनका 1/3 निकालना। आज मैं ये देखती हूँ मैथ्स कितना किसका स्ट्रॉन्ग है। 13 का 1/3 निकालो, कितना निकला। मैं, मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं नहीं निकाल सकती, मुझे राउंड ऑफ में फिगर चाहिए। बताओ। अब आप बोलोगे कि मैडम ऐसा है ना, अगर हम 13 का 1/3 निकालें तो 4.333 निकला। मैं बोलूंगी बच्चा, मैं बोल रही हूँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखनी है। 12 का 1/3 हुआ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रख दूंगी, मुझे समझ में आता है। 13 का 1/3 आपने निकाला है 4.333। 4.33 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कैसे रखूं। 4 तो मैं रख लूंगी, ये 0.33 का क्या करूंगी, अब एक डायरेक्टर को हिस्सों में काट दूंगी कि चलो भाई आप 0.33 फ्रैक्शन है, कैसे करूंगी। आप बोलोगे कि मैडम ऐसा है ना यार, वो जो हम हमेशा मैथ्स में नॉर्मल रूल लेकर चलते हैं ना, कि 5 से नीचे हो तो उसको एक डिजिट बढ़ाते नहीं है, 5 से ऊपर हो तो उसको बढ़ा देते हैं। मैं बोलूंगी बच्चों मैथ्स का रूल है, यहाँ का रूल नहीं है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रोविजन, बहुत नॉर्मल सा कंफ्यूजन है ना, 13 नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं, उसका मंत्र कैसे निकालोगे। तो ये बात याद रखना, जहां पर भी कोई भी डिजिट आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है, उसको आप राउंड ऑफ एज 1 करोगे। मतलब 4.33 का मतलब होता है 5। हाँ 5। अगर वही अगर 5.33 का मतलब होगा तो मतलब 6। 5.67 आएगा तो उसका मतलब 6। तो मतलब जितना भी फ्रैक्शन होगा उसको आप 1 मानो, ठीक है। एक छोटी सी बात और, मैडम मेरी ना एक पब्लिक कंपनी है। मैंने कहा अच्छा मैडम, एक्चुअली मेरी पब्लिक कंपनी में ना जस्ट अभी इसी साल टर्नओवर 100 करोड़ हुई है। मैंने बोला ओहो मुबारक, बधाइयां ताकि। मैडम प्रॉब्लम ये है कि ना आपने मेरे को पढ़ाया था कि अगर जो पब्लिक कंपनी होती है उसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसको इंडिपेंडेंट रखने पड़ते हैं। बोला हाँ मैडम, मैं 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट रखूंगा। कहा मैडम अब प्रॉब्लम ये है, तो आप मतलब ये कहना चाहते हो कि मेरे को 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। मैं बोलूंगी हाँ। तो मैडम ठीक है, आज है 2016, मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख दिया, ठीक है। मैंने बोला ठीक है बाबा, इसमें पूछ कह रहे हो। आपने बोला मैडम मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। हाँ ठीक है रखना है। अब आप मुझे मिले
टाइम चलता गया, 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 टाइम चलता गया। आप मुझे मिले 2022 में। मिल सकते हो? क्यों नहीं मिल सकते? हम कभी भी मिल सकते हैं। आप 2022 में मिले, वहां पे बोला ओ मैडम हाय, मैं वो जिसने आपसे पूछा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजन। मैंने कहा हाँ 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 मुझे याद आया, आपने मुझसे पूछा था कि आपकी कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। आपने बोला मैडम यस। मैंने बोला हाँ हाँ मुझे याद है। मैंने बोला हाँ और बताइए आपकी कंपनी चल रही है? फिर आपने बोला मैडम क्या बोला जाए, हालत बड़ी खस्ता चल रही है मार्केट में। हमारी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तो रही नहीं है, अब मेरी जो टर्नओवर है वो 80 करोड़ हो गई है। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा क्या? मैं बोला आपने मैडम हाँ। मैडम वही मैं आपसे पूछ रहा था कि अब हमारी टर्नओवर 80 करोड़ हो गई है, मैं क्या करूं बताओ? मैं बोलूंगी ओहो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप पहले मेरे को ये बताओ कि आपकी टर्नओवर 80 करोड़ कब कब थी? आपने बोला मैडम मतलब मैं ये बोलती हूँ 2022 से पहले कौन सा साल गया होगा? 2021। 2021 में आपकी टर्नओवर कितनी थी? आपने बोला मैडम 80 करोड़। कितनी बार बोलूं? मैंने कहा ओके। मैंने कहा 2020 में आपकी टर्नओवर कितनी थी? मैडम उसमें तो उससे भी ज्यादा खराब थी, 70 करोड़। वो अच्छा आपके 2019 में टर्नओवर कितनी थी? मैडम 19 में ना हमारी टर्नओवर ठीक थी 90 करोड़। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला कि अच्छा आपकी 2018 में कितनी थी? आपने बोला मैडम 2018 में तो मेरी थी 110 करोड़। मैंने कहा अच्छा। 2017 में कितनी थी? मैडम उसमें तो मेरी 200 करोड़ थी। 2016 में मैडम 2016 में तो हमने 101 करोड़ नहीं किया था ना, जब मैंने आपसे बात करी थी कि 2016 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैडम आप बताओ ना मेरे को मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या करूं क्या ना करूं? मैडम ये तो वो बात हो गई, एक बार मुझे चूना लग गया, मेरा 101 करोड़ का हो गया, तब से तब तक मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने पड़ रहे हैं। मैडम अब आप ऐसा कुछ वे आउट बताओ, हम तो नहीं रखना चाहते, हमारी टर्नओवर ही नहीं है। फिर मैंने बोला आप मेरे को बिल्कुल सही टाइम पे मिले हो। आपने बोला क्यों? मैंने बोला मैंने ना आपको जब पढ़ाया था, मैं आपको एक तब प्रोविजन मैंने आपको बताया था, अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन सब चीजों को टच कर जाती है, जैसे अगर उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होती है, या आउटस्टैंडिंग लोन से 50 करोड़ से ज्यादा होते हैं, उसको हर हाल में अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होता है, जरूरी है, कंपलसरी है, हर हाल में रखना ही रखना है। सपोज करो अगले साल ही जिस वजह से आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन आपके एप्लीकेबल हुआ था वो वजह हुई ही ना हो। आपने कहा मैडम मतलब आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा था क्योंकि आपकी टर्नओवर थी 100 करोड़ से ऊपर। 2017 में भी आपकी टर्नओवर थी 100 करोड़ से ऊपर। 2018 में भी टर्नओवर थी 110 करोड़। लेकिन अब आपके पिछले 3 सालों से, अब आप 2022 में हो, 2022 से पिछले 3 साल घुमाओ, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ तो है ही नहीं, 100 करोड़ से कम ही है। तो आपको 2022 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना नहीं है, जरूरी नहीं है। लॉ ये नहीं कहता कि अगर आपने एक बार एक लिमिट को टच कर लिया तो आप जिंदगी भर के लिए उसको अपनाओगे। नो, अगर आप एक साल में खड़े हो और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है या नहीं रखना है, पिछले 3 साल गिनो कि पिछले 3 साल में क्या कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आप इन लिमिट्स को कहीं पे टच कर रहे हो। बोलो मैडम पेड अप कैपिटल तो मेरी हमेशा से 5 लाख ही थी, 5 लाख से ऊपर तो मैंने कभी रखी नहीं। मैंने कहा चलो इसमें तो बात खत्म। मैडम लोन उधार का मैं कभी मान लेता नहीं, ठीक है, बस मैडम टर्नओवर के केस में फंसा था। अब 2022 में मैं ये सोच रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखूं या ना रखूं। अब 2021 में मेरी टर्नओवर थी 80 करोड़, 2020 में थी मेरी 70 करोड़, 2019 में थी मेरी 90 करोड़, और इन्हीं तीनों सालों में मेरी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर हुई नहीं, और इन्हीं तीनों सालों में मैंने कभी आउटस्टैंडिंग लोन तो लिए नहीं। तो मैडम मुझे ये बताओ, तो आप ये कहना चाहते हो कि 2022 में मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है? मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है बच्चा कि अगर कोई कंपनी इन कैटेगरी में फंसती है, या तो वो लिस्टेड कंपनी है या वो इन तीन कैटेगरी में फंसती है, और लगातार 3 साल तक अगर वो इन तीनों कैटेगरी में कहीं भी नहीं फंसती है, जैसे सबसे पहले फंसी वो, पहले सबसे पहले उसने टच किया एक लिमिट, सपोज करो उसने टर्नओवर 101 करोड़ की हो गई, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस पे कंपलसरी हो गया।
अब अगले 3 साल तक कंपनी का बिजनेस का ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन उसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर गई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ठप्पा लग गया तो मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके जाना ही जाना है। नो, हर साल आप चेक करोगे कि पिछले 3 सालों में उस पर एप्लीकेबल था या नहीं। अगर पिछले लगातार 3 साल में आपकी वो जो लिमिट है वो टच की ही नहीं है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने बोला दूसरा केस 2022 था, मैडम 2021 में मेरी टर्नओवर थी 80 करोड़, 2020 में मेरी थी 105 करोड़, 2019 में थी मेरी 70 करोड़। मैडम इस केस में बच्चा, इस केस में आपको 2022 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बोला है, अगर पिछले 3 साल में लगातार अगर आपकी लिमिट इन तीनों की लिमिट में टच नहीं कर रही है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखो, चलेगा। लेकिन 2020 में तो आपकी 105 करोड़ थी ना टर्नओवर, 100 करोड़ से ज्यादा, और अब 2022 से पिछले 3 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं एक साल तो आप टच करें। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, अगर कंपनी फुलफिल क्राइटेरिया नहीं करती है 3 साल तक लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो उसको इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैंने बोला, 1/3 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये और वो, सेक्शन 8 कंपनी को जरूरत नहीं है कि वो अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट बनाए। मैडम आपने पूछा, मैडम मेरी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी है, मैंने कहा तो मैडम उसकी जो है ना पेड अप शेयर कैपिटल वो 20 करोड़ है। अब आप लोग को बताओ ना, मैं उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखूं या नहीं रखूं? मैं बोलूंगी नहीं रखोगे। आपने बोला मैडम क्यों? आपने बताया था कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होता है, जिसमें से एक ये भी थी कि पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, फिर भी आप कह रहे हो कि मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना। क्यों कह रही हूँ बच्चा? क्योंकि वो जो आप जिस पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हो वो सेक्शन 8 कंपनी है, वो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है। और मैंने आपको ये बताया है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है उसमें आपको रखने की जरूरत नहीं होती है ये 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। आपने बोला मैडम ओहो, तो मैडम इसका मतलब ये हुआ, मैडम इससे पहले भी आपने एक सेक्शन 8 कंपनी वाली कुछ एग्जम्पशन बताई थी ना, वो मैंने बताई थी डायरेक्टर्स की, कि 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाली लिमिटेशन इन पे एप्लीकेबल नहीं है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना भी इन पे जरूरी नहीं है। तो बच्चा मोटा मोटा सेक्शन 149 आपको क्या देकर गया? सबसे पहले वुमेन डायरेक्टर देकर गया, फिर रेजिडेंट डायरेक्टर देकर गया, फिर क्या देकर गया? रेजिडेंट डायरेक्टर तो हर कंपनी को रखना है। वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी को रखना है, एक ऐसी पब्लिक कंपनी को रखना है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस को रखना है? हर लिस्टेड कंपनी को रखना है और हर उस पब्लिक कंपनी को रखना है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एंड ऑल इसके 50 करोड़ से ज्यादा है। ये पूरा सेक्शन 149 का क्रक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक एक करके उठाते हैं क्रक्स। अगर मैं एक लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर भी होगा, लिस्टेड कंपनी में रेजिडेंट डायरेक्टर भी होगा और लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होंगे जो कि 1/3 होंगे। मैंने बोला हाँ। मैडम अगर मैं नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को उठाता हूं तो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ रेजिडेंट डायरेक्टर होने की रिक्वायरमेंट है, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ मैडम, वैसे ही अगर मैं एक पब्लिक कंपनी को उठाता हूँ जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है और टर्नओवर 1 करोड़ है, उसमें भी रेजिडेंट डायरेक्टर तो होगा लेकिन ये दोनों नहीं होंगे।
मैडम वैसे ही अगर मैं एक ऐसी पब्लिक कंपनी को उठाता हूँ जिसके आउटस्टैंडिंग लोन 40 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल उसकी वही 5 लाख है और टर्नओवर तो उसकी 1 करोड़ ही है, तो उसमें भी रेजिडेंट डायरेक्टर होगा लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग लोन थे 40 करोड़। मैडम वैसे ही अगर मैं एक ऐसी पब्लिक कंपनी को उठाता हूँ जिसकी टर्नओवर 150 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है, टर्नओवर 150 करोड़ है, रेजिडेंट डायरेक्टर तो होगा, टर्नओवर 150 करोड़ है, वुमेन डायरेक्टर तो नहीं चाहिए लेकिन टर्नओवर 150 करोड़ है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 तो चाहिए। वैसे अगर मैं पेड अप एक ऐसी कंपनी उठाता हूँ जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 12 करोड़, तो पेड अप शेयर कैपिटल 12 करोड़ है, टर्नओवर 1 करोड़ है और लोन तो है ही नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 12 करोड़, रेजिडेंट डायरेक्टर तो वो रखेगी, पेड अप शेयर कैपिटल 12 करोड़, वुमेन नहीं चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, 1/3 इंडिपेंडेंट रखेगी। वैसे अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 5 लाख है, टर्नओवर कितनी है 500 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़ है, रेजिडेंट डायरेक्टर तो रखेगी, टर्नओवर 500 करोड़ है तो वुमेन डायरेक्टर भी आएगा, टर्नओवर 500 करोड़ है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आएगा। ये है आपका पूरा सेक्शन, पूरा सेक्शन नहीं है, सेक्शन 149 के मुश्किल से एक सब सेक्शन का क्रक्स है कि सेक्शन 149 आपको ये देखता है। एक सेकेंड, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, ये याद रखना, मैं स्लाइड चेंज करूँ तो सब हट जाएगा। हाँ, मेरे को ना ये लिमिट ही चेक करनी थी कि कहीं मैंने कुछ गलत लिमिट तो नहीं लिख दी आपके यहाँ पे, ठीक है? ये पेड अप शेयर, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। रेजिडेंट डायरेक्टर तो हर कंपनी को रखना ही रखना है। अब किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना है, किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, वो सारा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इनकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फ्रैक्शन जो होगा वो 1 पे होगा। मैडम मेरे कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर थे 12, मैंने कहा ओके, 1/3 कितना हुआ भाई, 4 रखने हैं। मैडम आज एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया यार, अब मेरे डायरेक्टर बच गए 3। भाई मैं तो बोलूंगी फटाफट एक और डायरेक्टर अपॉइंट करो, आपको तो कॉन्ट्रीवेंशन हो जाएगा, आपको तो आप तो कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं 12 और आपको 1/3 तो रखने ही रखने हैं, क्योंकि आपकी टर्नओवर 150 करोड़ है। बोले मैडम आपने बोला मैडम एक बात बताओ, इसमें मेरी गलती थी क्या कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के चला गया? मैंने बोला बच्चा आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब वो छोड़ के चला गया तो वैकेंसी तो फिल आउट करोगे ना। तो बोलोगे मैडम ठीक है अगले साल देखी जाएगी। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, अगले साल किसने बोला है? इसका एक टाइम लिमिट होता है, जैसे ही बंदा वैकेंसी हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर या जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, विच एवर इज लेटर, सिर्फ यही टाइम पीरियड है, इसमें आपको हर हाल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। आपने मेरा पेन रोक दिया। मैडम मुझे ना कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है, यही प्रोविजन ना मैंने कहीं और भी पढ़ा है। मैंने ना आपको गुस्सा किया, मैंने कहा आपको इतना भी नहीं याद? मुश्किल से आधे घंटे पहले मैंने आपको वुमेन डायरेक्टर पढ़ाया था। वुमेन डायरेक्टर मैंने क्या पढ़ाया था? अगर कोई वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चली जाती है तो उसको फिल वैकेंसी कब तक फिल आउट करोगे? अगले साल। यही टाइम है। अब मैं वो पूरा एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ जो मैंने वुमेन डायरेक्टर वाला लिया था, उसमें से देख लेना प्लीज बच्चा। जहां से वैकेंसी आती है वहां से 3 महीने या जब से आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, जो भी इन दोनों के बाद का टाइम होगा, जो सबसे बाद में आएगा, अगर 3 महीने आपके बाद में खत्म हो रहे हैं तब आप वहां पर अपॉइंट कर सकते हो, या आपकी बोर्ड मीटिंग बाद में आ रही है तो आप वहां पे अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो इनमें आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हर हाल में अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। अब मैंने आपको 149 के थोड़े बहुत प्रोविजन पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से प्रोविजन पढ़ा दिए मैंने आपको? सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 तक, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 तक, जो मैंने आपको रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, कंपनी में इतने डायरेक्टर होनी चाहिए, इतने डायरेक्टर होने चाहिए, वो सारा इन 2-3 सेक्शंस में कवर आउट मैंने कर दिया है। सेक्शन
149 सबसेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 तक, 13 तक, सॉरी 13 तक मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला। आप बोलोगे कि मैडम क्यों आप ना ऐसे हमारा इंटरेस्ट नहीं बना रहे हो? अरे बच्चा, इंटरेस्ट बने इसके लिए तोड़ रही हूँ। अभी अगर मैं आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझाना शुरू कर दूं ना, तो जो हम मैं आपको पहले बेस देना चाहती हूँ कि डायरेक्टर क्या होते हैं, कैसे रखने चाहते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, आपको वही समझ में नहीं आएगा तो इस चीज का फायदा नहीं है। तो सेक्शन 149 में जितना आपका मेन बेस था, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, उनकी वैकेंसी का क्या है, फ्रैक्शन क्या क्या है, वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 तक था। अब 149 सबसेक्शन 4 से लेकर 149 सबसेक्शन 13 तक टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। सेक्शन 150 भी आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ही बात करता है, वो भी मैं आपको कहां पढ़ाऊंगी? नेक्स्ट चैप्टर में। फटाफट आते हैं सेक्शन 151 पे, जो कि कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो मुझे ये बताओ, ये जो हमने लाइन सुनी है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, कहीं और भी सुनी थी ना एक बार आपने लाइन? आप में से कुछ लोग जिसको देख रहे होंगे ना, उनके दिमाग में एकदम से कुछ मतलब घंटी बजी होगी कि यार ये स्मॉल शेयर होल्डर मैंने कहीं तो सुना है। सुना पक्का है। अभी मैं आज की क्लास यहीं पर रोक रही हूँ। पहले तो मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब सेक्शन आगे का पढ़ाऊंगी, उससे पहले मुझे मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता देना कि मैंने स्मॉल शेयर आपको कहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास बेस थी आपके लिए, इतनी अभी के लिए बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम फटाफट अपने टॉपिक्स लेके खत्म करेंगे, बट बेस है तो प्लीज एक बार ये वीडियो अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.